हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे मेवाड़ के गोहिल वंश की, और मेवाड़ के गोहिल वंश में हमने चर्चा कर ली थी समर सिंह तक। ठीक है, 1273 से 1302 तक जिनका शासनकाल रहा था। अब समर सिंह के बाद हम आज चर्चा करने वाले हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जो इनके बड़े पुत्र थे समर सिंह के, वो समर सिंह के बाद उत्तराधिकारी घोषित होते हैं। और जो इनके छोटे भाई थे रतन सिंह के, यानी कि समर सिंह के जो छोटे पुत्र थे, उनका नाम था कुंभकर्ण, जो नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के नए सेशन को। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय सिया राम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रावल रतन सिंह, जिनका शासनकाल है 1302 से 1303 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे नोट्स हैंड रिटन से लिखे हुए प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं के अनुसार मैंने ये आपके नोट्स तैयार किए हैं। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आपके बेहद ही काम आने वाले हैं आगामी भर्ती परीक्षा में। आज हम जैसा सिंह तक जैसा सिंह तक आज हम इस क्लास को कवर करेंगे। और दोस्तों, जो रावल रतन सिंह है, ये मेवाड़ में जो रावल शाखा चल रही है, जिनकी हमने रण सिंह के पुत्र थे श्याम सिंह और राहब, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। दोनों ने अपनी अपनी शाखा बना ली थी, और ये जो रावल रतन सिंह है, ये रावल शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं रावल रतन सिंह से। ठीक है, रावल रतन सिंह, इनकी चर्चा करते हैं। तो इनका जो शासनकाल था, ये जब अंतिम शासक बने थे, तो इनका शासनकाल था मात्र 1 वर्ष का, 1302 से 1303 तक ये चित्तौड़ के शासक बने थे। और इनके पिता की चर्चा हमने अच्छे तरह से की थी। तो इनके पिता कौन थे? समर सिंह थे। अब दोस्तों, जब रावल रतन सिंह थे, तो इनकी एक रानी का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम है नागमती। अब ये नागमती जो बड़ी रानी थी, और ये मुख्य रानी थी। ठीक है, जो मुख्य रानी होती हैं उसी को क्या बोला जाता है? पटरानी, उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो रावल रतन सिंह, इनकी जो पटरानी थी वो नागमती थी, और जो इनकी दूसरी रानी थी वो थी कौन? पद्मनी, जिसको पद्मावती भी कहा गए हैं। अब दोस्तों, ये जो रानी पद्मावती थी, रानी पद्मनी या पद्मावती, इनके बारे में कुछ विवादास्पद कुछ बातें हैं। कि कुछ लोग तो इनको बताते हैं कि ये बीकानेर के पुंगल क्षेत्र की रहने वाली हैं, और कुछ इनको बताते हैं कि ये श्रीलंका से आई हुई हैं। ठीक है, तो हम इनकी डिटेल से चर्चा करते हैं, ध्यान से समझना। देखो, हम बात करते हैं रानी पद्मिनी के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे राजस्थान के साक्ष्यों के अनुसार। राजस्थान के साक्ष्यों के अनुसार रानी पद्मिनी को क्या बताया गया है कि रानी पद्मिनी बीकानेर के शासक थे, एक पुण्यराज भाटी। बीकानेर के शासक थे पुण्यराज भाटी। तो यहाँ पर एक क्षेत्र था जिसका नाम था पुंगल। तो ये बीकानेर के शासक पुण्यराज भाटी के पुंगल क्षेत्र की क्या थी? राजकुमारी थी। ये मिलता है राजस्थान के साक्ष्यों के अनुसार। अब हम बात करते हैं, एक शासक आया था शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी के दरबार में एक कवि था, जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। अब मलिक मोहम्मद जायसी रानी पद्मिनी के बारे में देखो क्या बताते हैं। राजस्थान के साक्ष्यों के अनुसार तो ये बीकानेर के पुंगल क्षेत्र के पुण्यराज भाटी की पुत्री थी। लेकिन जब रावल रतन सिंह यहाँ पर चित्तौड़ के शासक थे, तो उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। तो अलाउद्दीन खिलजी, फिर बाद में मुगल वंश आता है, तो मुगल वंश के समकालीन एक शासक आए थे शेरशाह सूरी, जिनका शासनकाल था 1540 से 1545 तक। शेरशाह सूरी यहाँ पर शासक बनते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं शेरशाह सूरी के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। तो देखो, शेरशाह सूरी ये 1528 ईस्वी में बाबर की सेना के साथ मेदिनी राय से इन्होंने युद्ध लड़ा था, जिसका नाम था चंदेरी का युद्ध। इसी चंदेरी के युद्ध में बाबर से इनको नफरत हो गई थी, और यहीं पर शेरशाह सूरी ने कसम खाई थी कि अगर मेरी किस्मत ने साथ दिया तो मैं हिंदुस्तान से मुगलों को खदेड़ दूंगा। और दोस्तों, इसने किया भी सही था। इसने क्या किया था? शेरशाह सूरी ने एक चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 में, और एक युद्ध लड़ा था बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। और दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। इसने जो कसम खाई थी वो पूरी की थी। ठीक है, अब दोस्तों, शेरशाह सूरी का थोड़ा सा बचपन का नाम मैं आपको बताता हूँ, किसका बचपन का नाम फरीद का मिलता है। ठीक है, अब ज़्यादा चर्चा हम जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ पर शेरशाह सूरी की चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा लिंक कर रहा हूँ,
ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। अब दोस्तों शेरशाह सूरी थे, इनके दरबारी कवि थे कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। अब मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था पद्मावत। ठीक है, पद्मावत, इन्होंने इस ग्रंथ की रचना 1540 ईस्वी में की थी। अब इस पद्मावत ग्रंथ में ही मलिक मोहम्मद जायसी रानी पद्मिनी का क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं और ये बताते हैं कि जो रानी पद्मिनी है ये एक द्वीप हुआ करता था यहाँ पर, सिहल द्वीप, जिसको वर्तमान में श्रीलंका कहा जाता है। तो पद्मावत ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी रानी पद्मिनी को क्या बताते हैं कि सिंहल द्वीप के एक शासक थे जिनका नाम था गंधर्व सेन। ठीक है, गंधर्व सेन, इनकी पुत्री कौन थी? पद्मावती थी। ठीक है, इस ग्रंथ में उल्लेख किया किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने, कि रानी पद्मिनी कहाँ की थी? तो ये थी सिंहल द्वीप, जो वर्तमान में श्रीलंका है। यहाँ पर एक शासक थे जिनका नाम था गंधर्व सेन, उनकी पुत्री थी पद्मावती। ठीक है, ये यहाँ पर कहाँ की बताते हैं? श्रीलंका की बताते हैं। कौन बताते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक, अब दोस्तों एक बार पटवार में एक प्रश्न पूछा गया था कि रावल रतन सिंह की पत्नी का क्या नाम था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि रावल रतन सिंह की पत्नी का क्या नाम था, और ऑप्शन में पद्मिनी भी था और पद्मावती भी था। तो दोस्तों आपको अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसकी जो रानी बतानी है तो वो पद्मिनी ही बतानी है, जब तक आपसे नहीं कहा जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार राहुल रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था। तो फिर इस समय आपको उत्तर क्या देना है? इस समय आपको उत्तर देना है क्या? पद्मावती, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी अपने ग्रंथ में इसका गंधर्व सेन की जो पुत्री थी उसका वर्णन करते हैं पद्मावती के नाम से। ठीक है, और इसी ग्रंथ में पद्मावत ग्रंथ में ही मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को या पद्मावती को पाने के लिए ही चित्तौड़ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और इस बात का समर्थन सिर्फ राजस्थान का एक इतिहासकार था, डॉक्टर दशरथ शर्मा। केवल एक ही इतिहासकार ऐसे हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका समर्थन केवल इन्होंने तो कर दिया, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसका कारण था कि 1301 में क्या कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीत लिया था। अब उसको क्या चित्तौड़गढ़ जीतना जरूरी था, क्योंकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था चित्तौड़गढ़ जीतना, इसलिए साम्राज्य नीति के तहत इन्होंने चित्तौड़गढ़ जीता था, ना कि पद्मिनी को पाने के लिए। लेकिन इनका समर्थन किसने कर दिया? एक इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने इनका समर्थन किया था कि हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पाने के लिए ही चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब पद्मावत ग्रंथ में अगली जानकारी क्या मिलती है कि ये जो सिंहल द्वीप है, अब पद्मिनी के बारे में ये पद्मावत ग्रंथ बताता है कि सिंहल द्वीप के गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती थी, जो यहाँ पर राजकुमारी थी अपने सिंहल द्वीप में। गंधर्व सेन की, भाई जाहिर से राजा है तो उसकी पुत्री राजकुमारी तो रहेगी सही। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस पद्मावती के पास एक तोता था। क्या था? एक तोता था जिसका नाम मिलता है हीरामन तोता। हीरामन तोता था। ये हीरामन तोता एक बार क्या हुआ, ये सैर करता हुआ कहाँ निकल जाता है? उत्तर की तरफ निकलता है। और उत्तर की तरफ कहाँ पर पहुँच जाता है? ये राजस्थान में भी कहाँ पर? मेवाड़ क्षेत्र के करीब पहुँच जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र में एक जंगल था जहाँ पर एक शिकारी ने इसको देखा, और ये तोता क्या करता था? बोलता था। ये क्या बोलता था? आवाज़ निकालता था। तो शिकारी ने इसको क्या कर लिया था? कैद कर लिया था, और इसको कहाँ पर भेज दिया था? रानी किसके पास? नागमती के पास। अभी देखो पद्मावती नहीं है, क्योंकि अभी तो पद्मावती का बखान मैं बता रहा हूँ आपको पद्मावत ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, तो इस तोते को कहाँ पर लेके जाता है? रानी नागमती के पास। ये शिकारी लेके चला जाता है कि भाई रानी, ये तोता बोलता है, ये हमें जंगल में मिला है। तो ठीक है, रानी ने इसको रखा और रानी ने इसके बारे में पूछा, भाई आप कहाँ से हो, कहाँ से आए हो? तो इसने अपना सारा वर्णन दिया कि मैं सिंहल द्वीप के एक राजा है गंधर्व सेन, वहाँ से आया हूँ। ठीक है, अब रतन सिंह यहाँ के शासक थे मेवाड़ के। अब रतन सिंह से ये तोता क्या करता है? पद्मावती का बखान करता है कि महाराज वहाँ पर एक सुंदर कन्या है, उससे आप विवाह कर लो। तो रावल रतन सिंह ने कहा, भाई ऐसी बात है तो क्या सुंदर हैं? कि हाँ, बहुत ही सुंदर हैं, शायद आपने ऐसी महिला देखी भी नहीं होगी। बहुत ही सुंदर राजकुमारी हैं जिसका नाम पद्मावती है। तो रावल रतन सिंह रवाना हो जाते हैं कहाँ पर? सिंहल द्वीप यानी कि श्रीलंका रवाना हो जाते हैं, और जाकर इनके पिता थे पद्मावती के गंधर्व सेन, इनसे जाकर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। अब गंधर्व सेन ने पूछा, भाई आप हो कौन?
जो आप हमारे राज्य में आए हो और हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हो। तो रतन सिंह ने कहा कि मैं मेवाड़ के गोहिल वंश का शासक रावल रतन सिंह हूँ। तो यह बात सुनकर गंधर्वसेन बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यार इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा गौरवशाली राजवंश के राजा हमारे हमारे क्षेत्र में हमारे राज्य में आकर हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। तो गंधर्वसेन इसकी अपनी पुत्री का विवाह किससे करते हैं? रतन सिंह से करने का निर्णय ले लेते हैं और इनका विवाह कर दिया जाता है। तो जैसे ही रतन सिंह और पद्मिनी का विवाह होता है तो गंधर्वसेन इनके साथ में क्या एक तो गोरा और बादल इनके सेनापति थे। गोरा और बादल को रानी पद्मिनी की सुरक्षा के लिए कि आप इनको भी साथ में लेकर जाना होगा। तो रतन सिंह ने कहा कि बिल्कुल, जैसे आपकी इच्छा। तो गोरा बादल को भी ये रानी पद्मिनी के साथ मेवाड़ भेजते हैं और हीरामन तोता इनके साथ आता है। अब दोस्तों जैसे ही रानी पद्मिनी यहाँ पर पहुँचती है मेवाड़, विवाह हो गया। अब रतन सिंह पद्मिनी को लेकर अपने क्षेत्र यानी कि मेवाड़ में आ जाते हैं। अब इनके रतन सिंह के दरबार में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था राघव चेतन। ये तांत्रिक विद्या का ज्ञाता था, इसको तांत्रिक विद्या आती थी, ये किसी को भी अपने वश में कर लेता था। तो रतन सिंह को इस बात का पता चला कि राघव चेतन पद्मिनी को बुरी दृष्टि से देखता है। ठीक है, तो रतन सिंह ने राघव चेतन को बुलाया और इस पर इल्ज़ाम लगाया कि आप मेरी पत्नी को बुरी दृष्टि से देखते हो तो आपको हम राज्य से निष्कासित करते हैं। ठीक है, तो राघव चेतन को रतन सिंह ने क्या कर दिया? अपने राज्य से तो कर दिया निष्कासित। अब राघव चेतन को आ गया गुस्सा कि आपने मेरे को अपमानित किया है, अब मैं आपके इस वंश का सर्वनाश कर दूंगा। तो ये राघव चेतन कहाँ पर पहुँच जाता है? इस समय दिल्ली के शासक कौन थे? रतन सिंह के समय तो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक थे। और दिल्ली के शासक के पास ये जाता है और वहाँ पर शरण लेता है। और अलाउद्दीन खिलजी से रानी की पद्मिनी का क्या करता है? बखान करता है, उसकी सुंदरता के बारे में बताता है कि रानी पद्मिनी बहुत सुंदर है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप मेवाड़ पर आक्रमण करो और रानी पद्मिनी से विवाह करो, बहुत ही सुंदर है। आपके राज्य में एक भी महिला ऐसी नहीं है जो रानी पद्मिनी है। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अगर आपकी बात सही निकली तो हम ज़रूर ऐसा करेंगे। तो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की तरफ क्या करते हैं? प्रस्थान करते हैं। ठीक है, अब ये 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ पर डेरा डालते हैं। लगभग 7 माह तक इन्होंने डेरा डाला लेकिन कुछ मिला इनको हाथ नहीं मिलने वाला था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने पत्र लिखा रावल रतन सिंह को कि हम आपकी पत्नी को देखना चाहते हैं। ठीक है, अब इस बात का पता जैसे गोरा और बादल को चला तो इन्होंने साफ मना किया था रतन सिंह से कि आप ऐसा नहीं करोगे, आप अपनी पत्नी को किसी को दिखा नहीं सकते। ठीक है, उससे किसी की मुलाकात नहीं करा सकते। लेकिन रावल रतन सिंह कहते हैं कि हमारे राज्य में जो भी आता है, जिसकी भी जो डिमांड होती है हम उसको पूरा करते हैं। हाँ, कि हम रानी को बाई फेस नहीं लेके जाएंगे, उनका चित्र हम इनको एक पर्दे पर दिखा देंगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने ये शर्त रख दी रतन सिंह ने। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी तो कोई सी भी शर्त रखो, बस दिखाना है, देखना चाहता है। तो ये देखने के लिए जैसे पहुंचा तो इसको पर्दे पर रानी पद्मावती की क्या चेहरा दिखाया। तो वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि हाँ, वास्तव में राघव चेतन बोल रहा था जो सही था। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी धोखे से रावल रतन सिंह को क्या कर लेता है? बंदी बना के ले जाता है। और कहाँ पर? दिल्ली में बंदी बनाकर ले जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से पत्र लिखता है अलाउद्दीन खिलजी रानी को पद्मिनी को कि अगर आप अपने राज्य की सुरक्षा चाहते हो, अपने पति को जीवित देखना चाहते हो तो आप मेवाड़ को छोड़ दो और हमारी बेगम आके यहाँ पर दिल्ली में आके हमारी बेगम बन जाओ। अब इस बात का पता चलता है गोरा और बादल को। अब वही धोखे वाले इनको तो पता था कि अलाउद्दीन खिलजी पूरे धोखेबाज हैं। तो इन्होंने रानी पद्मिनी को समझाया गोरा बादल ने कि आप निश्चिंत रहिए रानी सा, हम कुछ करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने भी एक डिमांड रख दी, रानी पद्मावती से पत्र लिखवाया अलाउद्दीन खिलजी को कि आप हमारे सोहर जो हमारे राजा हैं, जो हमारे पति हैं, उनका गलत उपयोग नहीं करेंगे। हम आते हैं, हम आपके पत्नी बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो रावल रतन सिंह जब यहाँ पर कहते तो इस समय पद्मिनी ने भी इनको पत्र लिखा अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, कि हमारे साथ कुछ दासियाँ आती हैं। जब भी कोई महिला, हमारे राजपूतों में एक परंपरा है कि जब भी कोई भी महिला विवाहित अपने पति के घर पे जाती हैं, ठीक है, तो उसके साथ कुछ दासियाँ भी भेजी जाती हैं। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप कम से भी कम 1600 पालकियाँ हमारे पास भेजो ताकि हम आपके राज्य में आएंगे और आपकी बेगम बनेंगे।
ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी शर्त मानी और 1600 पालकियाँ चित्तौड़ के लिए भेज दी। अब जैसे 1600 पालकियाँ चित्तौड़गढ़ भेजी तो जो सैनिक गए थे अलाउद्दीन खिलजी के, उन सैनिकों को तो इन्होंने गोरा बादल ने साइड में कर दिया कि आप पैदल पैदल आओ ये, और हम पालकियों के उठा के हम रानियों को, इनकी दासियों को वहाँ पर छोड़ने चलेंगे। तो ठीक है, तो जैसे ही ये पालकियों में, अब देखो अब गोरा बादल की चाल थी कि इतनी तो दासियाँ नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया, जो सैनिक थे अच्छे अच्छे जो वीर थे, उनको क्या किया, तैयार किया महिलाओं की वेशभूषा में, और एक पालकी पे क्या हो गया, 4 जनों ने तो पालकी उठाई और एक अंदर एक सैनिक बैठ गया, यानी कि एक पालकी पे कितने हो गए, 5 सैनिक हो गए। ऐसे करके 1600 पालकियाँ थी, 1600 पालकियाँ यानी कि 80,000 की सेना अब दिल्ली के लिए प्रस्थान करती हैं। ठीक है, अब दिल्ली के लिए प्रस्थान करती हैं तो वहाँ पर जाकर इसको अलाउद्दीन खिलजी को पत्र लिखा जाता है फिर कि हम आपके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, अब आप हमारे पति मतलब रतन सिंह को आप हम वहाँ से बाइज्जत बरी करो और उनको सम्मान सहित बाहर अपने कारागृह से निकालो। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा बिल्कुल सही है, अब हम आपके रतन सिंह जो राजा थे मेवाड़ के, इनको हम आज़ाद करते हैं। ठीक है, तो जैसे रतन सिंह बाहर आते हैं तो भयंकर गुस्से में थे। उन्होंने तो सोचा कि यार रानी पद्मिनी ने ऐसा क्यों किया, वो यहाँ पर क्यों आए हैं। तो जैसे ही ये पालकियों के पास जाते हैं रतन सिंह बाइज्जत बरी होकर, तो देखते हैं वहाँ जाके दृश्य अलग था। वहाँ जाते जैसे देखा इन्होंने कि यार ये तो गोरा बादल है, रानी पद्मिनी भी साथ हैं। तो गोरा बादल ने कहा कि महाराज चिंता ना करें, आप रवाना हो जाए, आपसे बोला था हमने कि इस गद्दार से हाथ मत मिलाओ, कोरोना फैल जाएगा। अब होना पड़ा ना आपको क्वारंटाइन, ठीक है कोई बात नहीं, अब आप निश्चिंत हो, आप रानी पद्मिनी को तो यहाँ से लेके चलो, हम इनको संभालते हैं। तो भाई साहब रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन ये रतन सिंह तो रवाना हो जाते हैं वापस मेवाड़ के लिए। ठीक है, अब जो ये सैनिक बचे हैं गोरा बादल और जो इनके साथ जो दिल्ली के सैनिक थे, इनका तो करते हैं ये खात्मा, और वापस ये सब कहाँ पहुँच जाते हैं, चित्तौड़गढ़ पहुँच जाते हैं सारे सैनिक। अब इस बात को पता चलता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, कि सैनिक गए और बताया कि महाराज बहुत ही गजब हो गया, कि वो बहुत चालाक निकली रानी, और उन अपने पति रतन सिंह को भी साथ में ले गई और अपने सैनिकों का सबका कत्लेआम करके चले गए। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर आता है भयंकर गुस्सा। अब इसने अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के सर्वनाश करने की ठान ली। अब ये यहाँ से रवाना होते हैं कब, 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़गढ़ के तरफ रवाना होते हैं। ठीक है, 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़गढ़ पहुंचकर यहाँ पर डेरा डालते हैं। लगभग 7 माह तक डेरा डाला, लेकिन कोई सफलता इनको यहाँ पर मिली नहीं। फिर अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि अब ज़्यादा इंतज़ार करने से कोई मतलब नहीं है, ये आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण कर दिया, रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया, और भयंकर युद्ध हुआ दोस्तों, जिसे कहा जाता है चित्तौड़ का युद्ध। 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ का युद्ध होता है, जिसमें रावल रतन सिंह वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी के मध्य भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध में रावल रतन सिंह के जो सेनापति थे वीर गोरा और बादल, इन्होंने भयंकर युद्ध लड़ा और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को चकनाचूर कर दिया, उनको खूब परेशान किया, खूब इनकी हत्या की यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों के। लेकिन अंत में विजय तो अलाउद्दीन खिलजी की होती है ना। तो रावल रतन सिंह के सेनापति इस युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देते हुए यहाँ पर वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो रावल रतन सिंह गोरा बादल केसरिया करते हैं, और जैसे ही युद्ध में पराजित होते हैं तो रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ क्या करती हैं, जौहर कर लेती हैं। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध में केसरिया भी होता है, किसने किया, रावल रतन सिंह गोरा बादल ने, और जौहर किया था पद्मिनी ने। इसी वजह से अगर किसी युद्ध में केसरिया प्लस जौहर दोनों होता है तो उसे क्या कहा जाता है, साका कहा जाता है। और दोस्तों जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हुआ तो यहाँ पर केसरिया प्लस जौहर यहाँ पर एक साका हुआ, और जिसे कहा जाता है मेवाड़ का प्रथम साका। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग जितने भी दुर्ग जीते हैं सब में साके करवाए हैं। ठीक है ना, अब ये तो था मेवाड़ का प्रथम साका। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो था मेवाड़ का प्रथम साका, लेकिन ये राजस्थान का पहला साका नहीं था, ये राजस्थान का दूसरा साका था। देखो राजस्थान के पहले साके की चर्चा करते हैं तो राजस्थान का पहला साका ये हुआ था रणथंभौर दुर्ग में, क्योंकि 11 जुलाई 1301 को
अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया था? हमीर देव चौहान पर आक्रमण किया था और इनकी पत्नी थी रंगा देवी। इन्होंने क्या किया था? जौहर किया था। तो राजस्थान का पहला जौहर या राजस्थान का पहला साका किसे कहा जाता है? रणथंभौर को, जो 11 जुलाई 1301 को हुआ था, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान पर आक्रमण किया था और इनकी पत्नी थी हमीर देव चौहान की रंगा देवी, जिन्होंने क्या किया था? जौहर किया था। तो ये तो था राजस्थान का पहला साका। और मेवाड़ का प्रथम साका पूछे तो फिर ये आएगा चित्तौड़गढ़ का युद्ध, जो लड़ा गया था 1303 में, 26 अगस्त 1303 को, जिसे ही मेवाड़ का प्रथम साका और राजस्थान का दूसरा साका कहा जाता है। अब दोस्तों, जब ये युद्ध लड़ा गया था तो इसको आंखों देखा वर्णन, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि चित्तौड़ के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया था? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इस चित्तौड़गढ़ के युद्ध को आंखों देखा वर्णन किया था। इसका एक ग्रंथ था जिसका नाम था तारीख अलाई या फिर खजाइन उल फतूह। इन दोनों का एक ही नाम है। तारीख अलाई में अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कविता अमीर खुसरो ने इस युद्ध, चित्तौड़गढ़ के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था। ठीक है। अब दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खां। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या कर दिया? खिज्र खां कर दिया। और खिज्र खां को सौंप कर अलाउद्दीन खिलजी वापस रवाना हो जाते हैं। कहाँ पर? दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, इस बात का वर्णन कि इन्होंने इसका नाम खिज्र खां रखा, खिजराबाद रखा और अपने पुत्र को सौंपा, तो इस बात का वर्णन मिलता है। एक अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ चित्तौड़गढ़ में एक दरगाह का निर्माण करवाया था जिसका नाम था धाबाई पीर की दरगाह। इस धाबाई पीर की दरगाह में एक शिलालेख लिखा हुआ है जिसमें इसी बात का वर्णन है कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार हुआ और इसका नाम इन्होंने बदला था, खिजराबाद रखा, और अपने पुत्र के नाम खिज्र खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रखा था। तो इस बात का वर्णन कहाँ पर मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक दरगाह का निर्माण करवाया गया था, धाबाई पीर की दरगाह। यहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ है और इसी शिलालेख में वर्णन किया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार चित्तौड़ पर हुआ था और अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रखा था। तो दोस्तों, ये थी यहाँ पर इस युद्ध की थोड़ी बहुत चर्चा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया था। अब देखो, एक तो मैंने बताया था कि एक तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनी को पाने के लिए क्या किया था? मेवाड़ पर आक्रमण किया था। लेकिन कुछ और भी कुछ कारण रहे हैं जिनकी चर्चा मैं आपको करने वाला हूँ, जिनकी चर्चा आपसे करने वाला हूँ। तो देखो, इनका जो पहला कारण हुआ था मेवाड़ पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन खिलजी का, कि अलाउद्दीन खिलजी की एक तो क्या थी? साम्राज्यवादी नीति थी। ठीक है। साम्राज्यवादी नीति के तहत ही, क्योंकि आपको पता है 1301 में इन्होंने रणथंभौर जीता था, मैंने अभी बताया था आपको, और रणथंभौर जीता था और फिर साम्राज्य नीति के तहत रणथंभौर के बाद चित्तौड़गढ़ ही आता है। तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था इसको ये चित्तौड़गढ़ जीतना। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक तो साम्राज्य नीति के तहत इसने किस पर आक्रमण किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। दूसरा जो कारण था वो था कि मेवाड़ का व्यापारिक महत्व। दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र एक गौरवशाली राजवंश के रूप में उभरा था। यहाँ पर अच्छी अच्छी वस्तुओं का व्यापार होता था, निर्यात होता था, क्योंकि मालवा क्षेत्र से इनका डायरेक्ट कनेक्टेड थे। तो वहाँ से इनका आयात निर्यात बहुत होते थे। इनके व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान ये बताए गए हैं। ठीक है। और अगला जो कारण बताए गए हैं वो बताए हैं कि चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। गौरवशाली राजवंश होने के साथ साथ हिंदुआ सूरज भी इसे कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर ये गोहिल वंश शासन कर रहे थे। लगभग माना जाता है कि 1300 वर्षों तक गोहिलों ने यहाँ पर अधिकार किया। इसी वजह से गोहिल वंश को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। इनका प्रभाव बहुत ही बढ़ चुका था। सब कुछ आसपास के सारे क्षेत्र इनसे कनेक्ट थे, व्यापार किया करते थे। इस वजह से भी अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण करने की बात रखी थी। इसके बाद जो पद्मावत ग्रंथ में वर्णन किया है कि पद्मावनी की सुंदरता के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों, ये जो 4 आक्रमण जो कारण बताए हैं ये एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। यानी कि 2016 में जो RS प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यही प्रश्न पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण करने के क्या कारण थे। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें सत्य असत्य का कथन दिया हुआ था। तो उसमें उपयुक्त सभी आंसर था, यानी कि चारों ही ऑप्शन वहाँ पर दिए गए थे। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, हमने बात करी थी मेवाड़ के जो प्रथम शाखा हुआ था वो यही था,
चित्तौड़गढ़ का युद्ध 26 अगस्त 1303 को, जिसमें रावल रतन सिंह और गोरा बादल ने केसरिया किया और पद्मनी ने जौहर किया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेवाड़ में प्रमुख साके हुए थे, 3 प्रसिद्ध मेवाड़ के 3 प्रमुख साके हुए थे, उनकी चर्चा हम करते हैं। ठीक है, प्रथम साका जो हुआ था वो था पहला साका। मेवाड़ का जो पहला साका हुआ था, देखो ये सारे साके में एक साथ इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मेवाड़ के साके हुए थे और किस किस के समय हुए थे, कब कब हुए थे, ताकि आपको एक जगह ही इनका पता रहे। ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए एक जगह इकट्ठा करने में, है ना। दोस्तों हमेशा जब पढ़ाई करो आप तो हमेशा एक दूसरे को लिंक करके पढ़ा करो। ठीक है ना, जैसे मेवाड़ में 3 प्रमुख साके होते हैं, एक जगह याद कर लो, पढ़ेंगे तो अपन सभी जगह डिटेल में, लेकिन मैं इस वजह से मैंने सभी साकों को एक जगह यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला साका अभी हमने ने देखा, पहला साका जो हुआ था वो 26 अगस्त 1303 को हुआ था। किसकी, ये रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, चित्तौड़गढ़ का युद्ध, जिसमें गोरा बादल केसरिया करते हैं और रानी पद्मिनी ने यहाँ पर 1600 महिलाओं के साथ लगभग जौहर किया था। ठीक है, अब दूसरा साका हुआ था 1534 में। ठीक है, पहला 1303, दूसरा 1534 में। किस किस के मध्य युद्ध हुआ था? विक्रमादित्य और वर्षित बहादुर शाह द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था। उस समय इनके जो सेनापति थे रावल बाग सिंह, ये केसरिया करते हैं और इनकी रानी थी कर्मावती, जिन्होंने क्या किया था, जौहर किया था। तो मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था 1534 में हुआ था, और जो मेवाड़ का जो तीसरा साका था वो हुआ था 1568 में हुआ था। यहाँ पर उस समय शासक कौन थे? उदय सिंह थे, और इसका युद्ध हुआ था अकबर के विरुद्ध। और यहाँ पर उदय सिंह के जो सेनापति थे जयमल फतेह सिसोदिया, इन्होंने केसरिया किया था, और इनकी जो रानी थी फूल कंवर, इन्होंने क्या किया था, जौहर किया था। तो दोस्तों ये मेवाड़ के 3 साके थे, इनको फटाफट आप याद कर लें, लिख लें। ठीक है ना, पहला साका 26 अगस्त 1303, दूसरा साका 1534, तीसरा साका 1538। तो आपको याद कैसे करने हैं? देखो 3 4 8, 3 के बाद आता है 4, 4 का डबल होता है 8। ठीक है, जैसे 0, 0 के बाद 3, 3 का डबल होता है 6। बस डबल करते जाओ और आप इसे इस ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लोगे। ठीक है, तो मेवाड़ के जो 3 साके हैं 1303, 1534 और 1568 में 3 साके हुए थे। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग। जैसे इसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग जीता और इसका नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, अब हम चित्तौड़गढ़ के कुछ और उपनाम भी मिलते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। राजस्थान का गौरव इसे भी कहा जाता है, क्योंकि गौरवशाली राजवंशों ने यहाँ पर अधिक शासन किया था, इसलिए इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसे प्रथम लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनता निवास करती थी, इसका क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी किले में जनसंख्या निवास करती हैं, जनता निवास करती हैं, इस वजह से इसको प्रथम लिविंग फोर्ट भी कहा गया है। इसी का एक नाम मिलता है चित्रकूटगढ़। चित्रकूटगढ़ भी इसे कहा जाता है, इसे सिरमौरगढ़ भी इसे कहा जाता है, इसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि मालवा से तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, वहाँ से वस्तुओं का आदान प्रदान करना, आयात निर्यात करना, ये सारी चीज़ें यहाँ से होती थी। और इसका अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर के नाम पर इसका नाम खिजराबाद किया था। और इसका वर्णन कहाँ पर किए गए हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने एक दरगाह का निर्माण करवाया था, जिसे दाबाई पीर की दरगाह के नाम से जाना जाता है। उसी के एक शिलालेख लिखा हुआ है, उसी में वर्णन किया गया है कि चित्तौड़ के दुर्ग का नाम अपने पुत्र खिजर के नाम पर खिजराबाद किया। तो दोस्तों ये था चित्तौड़गढ़ के बारे में। अब खिजर का यहाँ का चित्तौड़ का शासक बनता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करके अपने पुत्र खिजर को ये किला सौंपकर अलाउद्दीन खिलजी तो वापस हो जाते हैं दिल्ली के लिए रवाना। अब हम चर्चा करते हैं खिजर की। ठीक है, अब देखो खिजर को जैसे ही यहाँ का अलाउद्दीन खिलजी ने शासक नियुक्त किया, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का कार्यभार अपने पुत्र खिजर को सौंपकर दिल्ली चला गया। इसका उल्लेख कहाँ मिला हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक दरगाह का निर्माण कराया था चित्तौड़गढ़ में, जिसका नाम था दाबाई पीर की दरगाह। अब दोस्तों जैसे खिजर यहाँ पर शासन करता है, तो वहाँ पर जो हिंदुओं के मंदिर थे, अब ये खिजर ने उन हिंदुओं के मंदिरों को तो तुड़वा दिया, और यहाँ पर तुड़वा कर यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती थी, जिसका नाम था गंभीरी नदी। इस गंभीरी नदी पर क्या कर दिया इसने, खिजर ने एक पुल का निर्माण करवा दिया, ताकि किले में आराम से आसानी से आ जा सके। ठीक है, अब खिजर भी क्या दोस्तों यहाँ पर 7-8 साल तक इसने शासन कर लिया। अब ये भी क्या हो गया, परेशान हो गया। तो दोस्तों याद करो 1311 में जालोर दुर्ग पर
अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था, कानड़देव चौहान को पराजित किया था। 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग के शासक कानड़देव को पराजित कर दिया था। अब कानड़देव का भाई था मुछाला मालदेव, तो उसी मुछाला मालदेव को क्या किया था, इस खिज्र खां ने यहाँ का कार्यभार सौंपा था। ठीक है, तो खिज्र खां भी चित्तौड़ का कार्यभार मुछाला मालदेव को सौंपकर दिल्ली चला जाता है। अब दोस्तों 1311 से 1321 तक मुछाला मालदेव चित्तौड़ का शासक नियुक्त होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जालोर दुर्ग पर, और यहाँ के शासक कौन थे, कानड़देव चौहान, और कानड़देव चौहान ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और इनका भाई था मुछाला मालदेव। इसी मुछाला मालदेव को खिज्र खां ने चित्तौड़ का क्या कर दिया था, शासक नियुक्त किया था, और चित्तौड़गढ़ का यहाँ पर नाम अलाउद्दीन खिलजी ने बदला था, जिसका नाम था जलालाबाद। ठीक है दोस्तों, ये जिस भी दुर्ग का नाम परिवर्तन हुआ है, इनके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सुमेलित करने में। ठीक है, तो आप इनको भी ध्यान रखें। चित्तौड़गढ़ का तो नाम खिजराबाद, और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का क्या नाम किया था, जलालाबाद किया था। ठीक है, तो मुछाला मालदेव यहाँ पर शासक बनते हैं। अब देखो 1321 के लगभग मुछाला मालदेव का भी क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। फिर मुछाला मालदेव के बाद इनका पुत्र था, जिसका नाम था जैसा सिंह। जैसा सिंह यहाँ पर चित्तौड़ के क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं जैसा सिंह की, जिसका नाम मिलता है दूसरा जय सिंह। ठीक है, जैसा सिंह का जो शासनकाल था वो था 1321 से 1326 ईस्वी तक जैसा सिंह का शासनकाल था। ठीक है, अब देखो जैसा सिंह जैसे ही चित्तौड़ का शासक बनता है 1321 से 1326 तक, तो याद करो दोस्तों, जब रण सिंह मेवाड़ के शासक थे तो इनके दो पुत्र थे, एक तो सेम सिंह था और एक राहब था। सेम सिंह ने तो रावल शाखा की स्थापना की थी, और राहब जो नाराज होकर चला गया था कहाँ पर, सिसोदा गांव में जाकर इसने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, राणा शाखा की स्थापना की थी। उसी राणा शाखा का जो शासक था वो था राणा हम्मीर। अब ये राणा हम्मीर आता है और ये 1326 में जैसा सिंह की हत्या करता है और मेवाड़ पर पुनः अधिकार करता है। कौन, हम्मीर यहाँ पर राणा हम्मीर मेवाड़ पर जैसा सिंह की हत्या करता है, और 1326 में युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध में जैसा को क्या करता है, पराजित करता है, इसकी हत्या करता है, और मेवाड़ पर पुनः अधिकार किसका हो जाता है, वापिस गोइलों का मेवाड़ पर अधिकार हो जाता है। और राणा हम्मीरी फिर यहाँ पर सिसोदिया वंश की स्थापना करते हैं। और इसके बाद जो भी शासक हम पढ़ेंगे, राणा हम्मीर, लगभग इसमें सिसोदिया शाखा में लगभग 33 शासक अब हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से नई शाखा चलेगी जिसका नाम है सिसोदिया शाखा, राणा शाखा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अब हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे किसकी, सिसोदिया वंश की, जिसके प्रथम शासक होते हैं राणा हम्मीर। राणा हम्मीर ने जैसा को पराजित किया और पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, और सिसोदिया वंश की स्थापना राणा हम्मीर करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे राणा शाखा को, जिसके प्रथम शासक आते हैं हम्मीर, राणा हम्मीर। तो दोस्तों अब हम यहाँ तक हमने रावल शाखा को कंप्लीट किया है। अब रावल शाखा से जो भी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ। बहुत ही जल्दी आपको अगला वीडियो उसी का ही मिलने वाला है। फिर उसके बाद हम राणा शाखा को शुरू करेंगे, राणा हम्मीर से पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू देखने के लिए।